नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। 17 जुलाई को जींद आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण, तैयारियां शुरू। सीएम नायब सिंह सैनी, जेपी नड्डा और डॉक्टर अर्चना गुप्ता पहुंचे अंबाला। स्वागत में उमड़े कई कार्यकर्ता। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने वरिष्ठ नेताओं का किया स्वागत। पंजाब में गरजे सीएम नायब सिंह सैनी, गौरवशाली धरती को किया नमन। बोले पंजाब में किसी से गठबंधन नहीं, लोग बना रहे डबल इंजन की सरकार। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। इतिहास, पर्यटन, जल नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिया बेबाक बयान। बोले पाकिस्तान पहले आतंकवाद छोड़े, फिर आगे बढ़ेगी बात। फरीदाबाद में डॉक्टर अर्चना गुप्ता का भव्य स्वागत। कृष्णपाल गुर्जर सहित भाजपा नेताओं की रही मौजूदगी। कांग्रेस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का तीखा हमला। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर भी लगाए कई गंभीर आरोप। राम मंदिर चंदा चोरी पर सुरजेवाला ने भाजपा को घेरा। कैथल में बोले बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखा। 2021 से उठा रहा हूं राम मंदिर का मुद्दा, चढ़ावे में भी हुई है लूट। सिरसा पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा। 18 पानी के टैंकर किए वितरित। बोली हरियाणा में पेयजल संकट गहराया, सरकार को जनता की समस्याओं से नहीं कोई सरोकार। रेवाड़ी में रिटायर्ड सूबेदार के घर पर ब्लास्ट, 5 लोग झुलसे। घायलों में सीआरपीएफ का एक जवान भी शामिल। दरवाजे खिड़कियों के शीशे हुए चकनाचूर, जांच शुरू। फ्री ट्रेड डील के विरोध में किसानों का मोर्चा। किसानों ने बनाया देश बचाओ मोर्चा। 15 जुलाई को देश भर में बाइक मार्च। 21 जुलाई को किसान घाट पर जुटेंगे किसान। और हरियाणा में 6 से 11 जुलाई तक बारिश का अलर्ट, फसलों को मिलेगा फायदा। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका, तापमान में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के अंबाला आगमन पर उनका पूर्व मंत्री असीम गोयल ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। गोयल ने सभी वरिष्ठ नेताओं का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उनके साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का अंबाला आगमन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है तथा इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भी नेताओं के आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मित्रों, हम सब लोग यहां जो एकत्र आए हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन गाथा और उस जीवन गाथा से मिलने वाली प्रेरणा, इसको गहराई से आज चर्चा करते हुए फिर से हम सब पुनः उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को समर्पित करें, इस उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग चले हैं। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं यह भी कहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कर्तृत्व सिर्फ इतिहास नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कर्तृत्व एक जीवन की दृष्टि है और वह दृष्टि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। साथियों, आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को स्मरण करने यहां एकत्र आए हैं जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, वो एक संकल्प थे। साथियों, वे ऐसे योग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए साथियों समर्पित कर दिया। साथियों, इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें साथियों जिया जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं और उन महान व्यक्तित्वों में से जो केवल अपने समय का साथियों नेतृत्व नहीं करते, वे आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। साथियों, ऐसे
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर साथियों हम यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए साथियों यहाँ एकत्र हुए हैं। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए एक खास खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत रूट पर चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होगी। खास बात यह है कि ये मेक इन इंडिया के तहत विकसित ट्रेन है। लखनऊ में मौजूद RDSO ने इसका डिजाइन तैयार किया है। इस अत्याधुनिक ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 17 जुलाई को करेंगे, जिसकी तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल ट्रैक पर संचालित होगी, जिसे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माना जा रहा है। इसके साथ ही अमृत भारत योजना के तहत बने जींद स्टेशन का भी उद्घाटन संभव है। 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जाएंगे जींद में, और जींद और सोनीपत की हाइड्रोजन पहली ट्रेन प्रधानमंत्री जी यहां से उसको शुरुआत करेंगे, और एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा भी हमारे हुड्डा ग्राउंड जींद के अंदर होगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहन अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष कल 3 बजे जींद में कार्यकर्ताओं की और अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं, और ये भव्य आयोजन होगा। इसमें आप सभी के सहयोग की अति आवश्यकता रहेगी। मेरा आप सभी से निवेदन है। करनाल के रेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत पाक रिश्तों से लेकर हरियाणा की कानून व्यवस्था, गैंगस्टर गतिविधियों, एथेनॉल और यमुना जल बंटवारे तक उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने यहाँ आतंकवाद खत्म करने का भरोसा देना होगा, तभी आगे किसी भी तरह की बातचीत संभव हो सकेगी। भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखे गए पत्र के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलवामा घटना के समय ही भारत ने यह साफ कर दिया था कि अब पाकिस्तान को अपने यहाँ मौजूद आतंकवादी अड्डों को ख़त्म करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी। जब तक पाकिस्तान इस पर ठोस आश्वासन नहीं देगा, तब तक अन्य मुद्दों पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। बहुत पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी, उसी समय हमने घोषणा की थी कि अब पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद में किसी प्रकार का पागल नहीं करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने यहाँ जो उनके आतंकवादी अड्डे उनको नष्ट करेंगे, और जम्मू कश्मीर में भी किसी प्रकार के आतंकवाद की उनकी भूमिका नहीं होगी। ये आश्वासन जिस तरह वो दे देंगे, बाकी सब बातें उसके बाद की। सतलुज का पानी भी हिमाचल के रास्ते लाने की प्लानिंग की गई थी हरियाणा के द्वारा, ताकि असवरिया का पानी छोड़ा जा सके। ये योजना कहाँ तक पहुंची है? सतलुज नहीं, चनाब की है। सतलुज का पानी तो पहले से ही चलता है इधर, लेकिन चनाब का पानी वहाँ से रावी में, ब्यास में लाने के बाद फिर सतलुज के माध्यम से उसको हरियाणा में लाया जाए, ताकि वो पानी यदि आता है तो उसमें सब प्रदेशों की जो पानी की कमी है वो पूरी होगी। चाहे उसमें हरियाणा की कमी है, पंजाब भी कहता हमारे पास पानी की कमी है, तो पंजाब की कमी पूरी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश को पानी आवश्यकता वो भी मिलेगा। दिल्ली में पानी की आवश्यकता, पीने के पानी की जरूरत ज़्यादा है, वहाँ उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। राजस्थान की पूर्ति होगी। इन सब प्रांतों का पानी, यदि जेलम का पानी, जेलम नहीं, चनाब का पानी नहर के रास्ते अथवा टनल बनाई जा रही है, टनल के रास्ते आएगा, तो उसका लाभ इन सब प्रांतों को होगा। फरीदाबाद से इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का शहर में आगमन पर जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, इसके अलावा फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी सहित कई वरिष्ठ विधायक और नेता मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान पूरे आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मंच से नेताओं ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व की जमकर सराहना की और कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वह पहले बीजेपी, फिर संघ और अंत में देश की छवि पर सवाल उठाते हैं। हरियाणा की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाने में प्राथमिकता दी, जबकि कुमारी शैलजा जैसे नेताओं को दरकिनार किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं को राजनीति में उचित स्थान न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में महिला नेतृत्व को लगातार नजरअंदाज किया जाता है।
आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हो चुका है, लेकिन इसको और एक्सपेंशन करने की जरूरत है। तो नए युवा हमारे साथ कैसे जुड़े और महिला शक्ति कैसे जुड़े, अलग अलग समाज कैसे जुड़े, उसके लिए हम एक हरियाणा में एक बड़े पोर्टल का शुरुआत करने वाले हैं, बीजेपी हरियाणा का, जिसमें जो लोग सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, कोई एक हफ्ते में एक दिन देना चाहता है, कोई एक हफ्ते में 2 घंटे देना चाहता है, जो व्यक्ति जितना समय देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम उसके अनुरूप उसको काम देने की चिंता करें। संगठन और सरकार में तालमेल कैसा देखिए? संगठन और सरकार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही कार्यकर्ता हैं। वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, वो कहते हैं मैं मुख्य सेवक हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में से निकले हुए एक कार्यकर्ता हैं। तो पहले ही हमारा संगठन और सरकार में बहुत अच्छा सामंजस्य है और आगे भी अच्छा रहेगा। आज कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था। कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे बीच के एक कार्यकर्ता और ऊर्जावान व्यक्तित्व को और महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो लोगों में बहुत ज्यादा जो है जोश था और संगठन के सभी लोग, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष। कैथल में आयोजित ब्रह्मा शक्ति सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंदिरों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान के इस्तेमाल में भी कथित भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेतृत्व पर हमला कर उसे खत्म किया गया। राम नाम की लूट की तो हमने चर्चा सुनी थी, पर राम के नाम पर डकैती, चोरी और लूट, वह भी भगवान श्री राम के मंदिर में अब सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताएं हुई हैं। उनके अनुसार मंदिर निर्माण के लिए भूमि खरीद से लेकर अन्य कार्यों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई सोने और चांदी की शिलाओं और आभूषणों के साथ ही कथित गड़बड़ियां की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर और कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। राजनीतिक तौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ब्राह्मण नेतृत्व को खत्म किया है। राजनीतिक तौर से ब्राह्मण नेतृत्व पर हमला बोला है। कुछ लोग मेरी तरह के खुलकर सच बोल देते हैं, कुछ लोग उसे गुपचुप तरीके से कहते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं? इस बात का जवाब आप उत्तर प्रदेश जाकर किसी गरीब से गरीब ब्राह्मण परिवार से पूछ लीजिए, तो वो आपको जवाब दे देंगे। सिरसा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कुमारी शैलजा ने जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों के लिए 18 पानी के टैंकर उपलब्ध करवाए। कार्यक्रम में सिरसा विधायक गोकुल सेती और कालांवाली विधायक शीशपाल कहरवाल भी मौजूद रहे। दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में गहराते पेयजल संकट को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। शैलजा ने यह भी कहा कि कांग्रेस राजस्थान को पानी दिए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हरियाणा को उसके हक का पूरा पानी मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान में लगातार विफल साबित हो रही है। कि जो भी हमारा पैसा है पब्लिक का पैसा होता है और लोगों की भलाई के लिए कार्य होना चाहिए। मुझे खुशी है कि जो हमारे डिफरेंटली चैलेंज्ड हमारे ये लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे नागरिक हैं, इनकी मदद के लिए थोड़ा बहुत, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, फिर भी इनकी अगर हम थोड़ी मदद कर सकें तो खुशी की बात है और आगे ये लोग खुश रहें और इनकी ज़िंदगी बेहतर हो, हम यही कामना करते हैं। और टैंकर्स की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं पहले भी हमने दिए हैं काफ़ी और आज भी तकरीबन 18 दिए हैं, 18 टैंकर, और भी बहुत डिमांड आ रही है क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी की बहुत किल्लत है। पूरे हरियाणा में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जहाँ भी हम जाते हैं, अपने यहाँ पूरा एलनाबाद एरिया और इधर का सारा एरिया पानी की दिक्कत में होता है और राजस्थान से पानी लाते हैं। अब आप करार ऐसा कर रहे हैं, राजस्थान को पानी दे रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों का भी ध्यान दो, जो इतने समय से जिनके गाँवों में जहाँ पानी नहीं जा रहा या शहरों में दिक्कत है, उसकी ओर भी ध्यान दें। अभी कल हम चन्नत गांव में थे, वहाँ पर इतनी और जगह जगह हो रही है, अपने हलके में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
तो ये सरकार ध्यान नहीं दे रही। हम तो ये जो थोड़ा बहुत करते हैं टैंकर के माध्यम से, ताकि लोगों को हम थोड़ी सी सहूलियत पहुंचा सकें। हरियाणा के रेवाड़ी में एक मकान में हुए विस्फोट में एक परिवार के 4 सदस्य और उनके एक पड़ोसी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मकान के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तक टूट गए तथा लोहे का मुख्य द्वार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा हंसनगर निवासी रिटायर्ड सूबेदार सतवीर चौहान के घर में हुआ। उनकी 23 वर्षीय बेटी तनु कपड़ों को इस्त्री कर रही थी कि तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित किया गया। मौके पर फॉरेंसिक की टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर लिए गए और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि विस्फोट के असली कारणों का खुलासा फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसके बाद पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। पुलिस मौके पर आ गई थी। उसके बाद फॉरेंसिक टीम अपना काम जांच में जुटी हुई है। तो जो भी वो निष्कर्ष निकलेगा वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही फाइनल हो पाएगा कि वजह क्या थी। स्थिति तो काफी बद से बदतर है। अंदर की स्थिति काफी बड़ा ब्लास्ट, जैसे आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि ऐसा लगा जैसे भूकंप सा आ गया हो। और उसका कारण क्या रहेगा वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही। कितने लोग थे? 5 लोग थे और 5 में से 4 जो है एडमिट हैं, रेफर किए गए हैं, रोहतक भेजे गए हैं। कौन कौन थे 5 लोगों में? इसमें एक सत्यपाल जी थे चौहान, और एक उनकी वाइफ थी मधु, और एक उनकी बेटी थी, उनका नाम क्या था, तनु, और एक 3 साल की बच्ची थी खुशी, और एक हमारे पड़ोसी थे जय भगवान। स्थिति के बारे में पता चला कैसी है? हाँ, वो जो तनु है वो ज्यादा धुलसी हुई है, 90% के आसपास उनकी स्थिति ऐसी है। यमुनानगर के गांव कैत में प्रेम विवाह से पैदा हुआ विवाद एक बार फिर दर्दनाक मोड़ ले आया है। आरोप है कि 5 महीने पहले हुई लव मैरिज की रंजिश में एक व्यक्ति की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई और उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। गांव कैत निवासी गुरमेल सिंह आज सुबह सैर पर निकले थे, तभी गांव से बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें कथित तौर पर एक कार से टक्कर मार दी और बेरहमी से कुचल दिया। इसके बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों में फेंक कर वहां से फरार हो गए। परिजनों के अनुसार जब गुरमेल सिंह घर वापस नहीं लौटे तो खोजबीन के दौरान सड़क पर उनकी चप्पलें और टायरों के निशान मिले। पास की झाड़ियों में देखने पर उनका खून से लथपथ शव मिला। परिवार का आरोप है कि यह हत्या उस परिवार ने की है जिनकी बेटी से गुरमेल सिंह के बेटे ने प्रेम विवाह किया था। मृतक के बेटे और परिजनों ने पहले भी हमले होने के आरोप लगाए और इसे उनकी रंजिश का नतीजा बताया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने मौके पर ही सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वह शव को उठाने नहीं देंगे। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। सर, ये गुरमेल सिंह है, ये कुरुक्षेत्र कोर्ट में लगा है जी, और इसके लड़के ने अभी 3-4 महीने से कोर्ट मैरी करी थी और उन्होंने इसके साथ पहले भी एक दफ़ा कार में घेर लिया था। उस टाइम पुलिस ने समझौता कराया था, भैया कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, पर लेकिन आज पौने 5 बजे इसका ये देखो कैद गांव में, बिल्कुल गांव के अंदर ही कार के द्वारा घेर कर और चढ़ाकर, और इसका यहाँ मैंने देखा दूर से अभी चक्कू भी मार रखा और बड़ी बेरहमी से मर्डर करा गया। हमारे को सूचना मिली थी कि गुरमेल सिंह है कैद गांव का सर, इसका भी यहाँ अपना डेड बॉडी पाई है सवेरे, और इनके जो परिवार वाले हैं वो शक जाहिर कर रहे हैं भी मर्डर है, भी थ्रेट करके मारा है इसको, और ये शक जाहिर है। मान ले अभी वो तो तफ्तीश का ही विषय है, मैं ना शेयर नहीं करूँगा नाम भी। अभी मौके के हालात कैसे हैं? कुछ गाड़ी के कुछ लग गए? मौके पे यहाँ गाड़ी के टायरों के निशान पाए गए हैं और डेड बॉडी अभी सिविल हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। राजीव कॉलोनी में 30 जून की रात छत पर सो रहे युवक विपिन यादव के सर में गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया था। गंभीर हालत में उपचार के दौरान उसकी दिल्ली ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ दी। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की वजह थी। पुलिस के अनुसार मृतक विपिन यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला था और फरीदाबाद में किराए के मकान पर रह रहा था। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और लगातार छापेमारी के आधार पर मुख्य आरोपी
विजय को जेसीबी चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी अमन यादव ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है। वहीं वारदात वाले दिन के समय सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 30 जून को फरीदाबाद में सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक युवक के सर में रात को सोते हुए गोली मारी गई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 427 जो है वो पुलिस स्टेशन सेक्टर 58 में दर्ज की गई थी। जो पीड़ित था उसका नाम विपिन यादव था, जिसे सर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसे ट्रॉमा सेंटर एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 2 और 3 जुलाई की रात को जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसी संदर्भ में जो हत्या की धाराएं हैं उसमें धारा 103 VNS सबसेक्शन 1 जो है वो इजाद किया गया और जो आरोपी है जिसका नाम विजय है उसे इसी मामले के अंदर क्राइम ब्रांच 56 जो है उसकी टीम के द्वारा, सब इंस्पेक्टर नरेश जिसके इंचार्ज है, इनकी टीम के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई है तो जो हत्या का जो कारण निकल करके सामने आया है वो ये है कि जो मृतक है उसका आरोपी की जो पत्नी है उसके साथ प्रेम संबंध काफी लंबे समय से थे और उसने बार बार उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लगातार साथ रह रहे थे और फिर इसने इस चीज को प्लान किया। यूपी से ही ये वहां से एक देसी कट्टा और राउंड वहां से खरीद करके लाया और आने के बाद रात को सोते हुए उसने इस चीज का, जब सभी लोग सो रहे थे घर के अंदर, तो उस दौरान उसने उस हथियार से उसके सर में, विपिन मृतक है उसके सर में गोली मारी जिससे उसकी मृत्यु। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते हुई युवक की हत्या के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजीव कॉलोनी में बीती 30 जून की रात को युवक के सिर में गोली मारकर की गई वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घायल युवक की दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़ दी। अब क्राइम ब्रांच की जांच में इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश की वजह सामने आई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी विपिन यादव के रूप में हुई है, जो कि फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। एसीपी अमन यादव ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और लगातार छापेमारी के आधार पर मुख्य आरोपी विजय को फरीदाबाद के जेसीबी चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। जीटीसी न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक युवक के विदेश में नई जिंदगी बसाने के सपने को आर्थिक और पारिवारिक संकट में बदल दिया। युवक का आरोप है कि इंटरकास्ट मैरिज के 1 महीने बाद उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई और उसे जल्द स्पॉन्सर भेजने का भरोसा दिया, लेकिन 4 साल बीतने के बाद वे वापस नहीं लौटी और अब साथ रहने से भी इनकार कर दिया है। युवक का दावा है कि पत्नी को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए उसने अपनी बेकरी बेच दी, लाखों रुपए कर्ज लिए और अब करीब 34 लाख रुपए के कर्ज में वह डूबा हुआ है। उसका आरोप है कि इस तनाव के कारण उसके पिता की भी मौत हो गई। फिलहाल उसने ऑस्ट्रेलियाई दूतावास और पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि ये सभी आरोप युवक की तरफ से लगाए गए हैं और मामले में दूसरे पक्ष की कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। मेरी 2022 में शादी हुई थी, एक इस वास्ते हुई थी भी इंटरकास्ट मैरिज करी थी भाई ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, और मेरी शादी 2022 में 10वें महीने में हुई। तो ये बोले भी मम तेरे को ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे और तू पैसे लगा दे सारे, लगभग 24 लाख रुपए तो मैंने दिया जी एजेंट को और 8-10 लाख रुपया मेरा वैसे लग गया। और इन्होंने 4 साल हो गए मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरी कोई स्पॉन्सर नहीं आई है ऑस्ट्रेलिया से जी। ऐसे ही इधर उधर फाइल लगवा कर फ्यूज मुरवा दीजिए मेरी फाइल। कितने दिन रही आपकी वाइफ आपके साथ? मेरे पास सिर्फ 1 महीना रही है जी, मेरी वाइफ 1 महीना ही रही है मेरे पास। और टीकरी के रहने वाले हैं, विजय पाल उसके डैडी का नाम है जी। तो अभी आपने कोई कंप्लेंट? मैंने ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में ऑनलाइन कंप्लेंट कर दिया और वकील वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कर लिया है। और यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं, यहाँ पे मैं एसपी साहब को कंप्लेंट दूंगा जी। मैं ये चाहता हूँ या तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाए या मेरे सारे ब्याज समेत, मैं अभी भी ब्याज भर रहा 1.5 लाख रुपए महीना। मेरे डैडी मर गया इस टेंशन में, मेरे डैडी एक्सपायर हो गया, मेरे डैडी कहता मर गया, इसको भी मेरी बात करा दो। इसने फोन नहीं चुका हमारा। अभी ये बोल रहे हैं अभी मन तेरे को ये है वो है ना, मेरे को कोई पैसा। क्या काम करते थे? मैं बेकरी का काम करता था, सैनी बेकरी के नाम से मेरी 75 रोड पे दुकान थी। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच बाच के इनके ऊपर पैसे लगा दिए मैंने, भाई मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। इन्होंने मेरे कोई बात नहीं सुनी।
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड डील को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में हुई बैठक में विभिन्न किसान संगठनों ने मिलकर देश बचाओ मोर्चा का गठन किया है और आरोप लगाया है कि इस समझौते से विदेशी कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुलेगा, जिससे भारतीय किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर 15 जुलाई को देश भर में मोटरसाइकिल मार्च और 21 जुलाई से दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। हरियाणा के अंबाला में भी इसकी तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी गई हैं। जो देश के अंदर भारत सरकार यूएस डील करने जा रही है, उसके विरोध के अंदर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सभी संगठनों ने मिलकर देश बचाओ मोर्चा बनाया है। चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर फैसले लिए गए हैं। आने वाली 15 तारीख को पूरे देश के अंदर मोटरसाइकिल मार्च निकाले जाएंगे और अपने ब्लॉक पे, तहसील पे, ज़िले पे प्रदर्शन निकाल कर वहाँ पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे प्रधानमंत्री के नाम, और पूरे जोर शोर से उसे प्रोग्राम की तैयारियां करने के लिए आज बीके शहीद भगत सिंह की मीटिंग थी और सभी साथियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। और फिर 21 तारीख को किसान घाट के ऊपर इकट्ठा होना है। पूरे देश का किसान दिल्ली पहुंचेगा क्योंकि 21 तारीख को सेशन शुरू होना है। उस सेशन के अंदर फैसले लिए जाने हैं। सभी एमपी साहबानों को जगाने के लिए, भारत सरकार को जगाने के लिए, विपक्षी पार्टियों के लोगों को जगाने के लिए पूरे देश का किसान घाट पहुंचेगा। वहां पर पहुंचकर इनको एफटीए है, फ्री ट्रेड डील जो सरकार ने की है, उसे रद्द करने के लिए उसके ऊपर साइन ना हो सकें, क्योंकि फ्री ट्रेड डील अगर हो जाती है पूरे देश के किसानों के डेथ वारंट के ऊपर साइन हो जाता है। मॉनसून की पहली बारिश गर्मी से राहत लेकर आई, लेकिन सोनीपत के लोगों के लिए नई मुसीबत भी खड़ी कर गई। शहर की कई सड़कें और गलियां जलमग्न हो गईं। कई कॉलोनियों में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। पहली ही बारिश में ड्रेनेज सिस्टम की तैयारियां की पूरी तरह से पोल खुल गई। हालांकि इस जल भराव के बीच बच्चों ने बारिश के पानी में जमकर मस्ती की, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर साल बारिश के साथ शहर की तस्वीर क्यों बदल जाती है? आखिर कब तक लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जीटीसी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।